बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। इमरान खान साहब आज कराची पहुंचे हैं। गुफ्तगू आपने सुनी। एक मरतबा फिर जो बोछाड़ थी वो अपोजिशन की जानिब, उसकी क़यादत की जानिब, आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, और कम व बेश उसी किस्म की गुफ्तगू जिस तरह उन्होंने मेलसी में की थी अपोजिशन के हवाले से, वही आज उन्होंने दोबारा दोहराई है। MQM के मरकज़ भादराबाद पहुंचे हैं। MQM की लीडरशिप ने उनकी मुलाकात के बाद कहा कि हमारे ऑप्शन खुले हुए हैं। आज चौधरी शुजात हुसैन साहब मिले हैं आसिफ अली जरदारी साहब से। इससे कबल शुजात साहब इस्लामाबाद गुज़िश्ता शब पहुंचे थे और गुज़िश्ता शब उन्होंने मुलाकात की थी मौलाना फजल रहमान साहब से उनकी रिहाइशगाह पर। तारिक बशीर चीमा साहब के हवाले से भी ये खबरें गर्दिश में कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को हमने कहा है कि अपना हाउस इन ऑर्डर करें, अगर आपके लोग आपके साथ नहीं होंगे तो हम नजरसानी कर सकते हैं अपने मामलात पे। दूसरी जानिब अलीम खान साहब लंदन तशरीफ़ ले गए हैं जहांगीर तरीन साहब से राब्ते के लिए, मशावरत के लिए। जहांगीर तरीन ग्रुप का इजलास जो है एक मरतबा फिर आज मुनक्किद हुआ है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी, जो जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग हैं, उनकी मुलाकात हुई है। अपोजिशन जो है उसने भी अपने राब्ते तेज़ कर रखे हैं। इत्तलात ये हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, जिसने आज इमरान खान साहब से मुलाकात की अपने मरकज़ पे, आइंदा आने वाले दिनों में उनकी मुलाकातें तय पा गई हैं अपोजिशन की जो दीगर जमातें हैं उनके साथ, और उन्होंने भी अपने ऑप्शंस और अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत की है। कल ज़ोहराने पे बिलावल भुट्टो साहब ने बुलाया है। गुज़िश्ता शब यहाँ उन्होंने अपने अवामी मार्च का इख्तिताम किया, एक भरपूर सियासी इज्तिमा मुनक्किद किया, और उसमें भी बिलावल साहब का कहना यह था कि इमरान खान साहब का जाना ठहर गया। तो बहुत सारी हैपनिंग्स हैं जो हो रही हैं। अपोजिशन भी अपनी स्ट्रेटजी बना रही है, हुकूमत भी अपनी स्ट्रेटजी बना रही है। फवाद चौधरी साहब ने 180 से ज़ायद यानी 184 अरकान की हिमायत का दावा किया है और कहा है कि ये सब लोग हमारे साथ हैं। मेरे साथ मौजूद हैं तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा अंदलीब अब्बास साहिबा, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा इफ्तिखार अली खान साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अंदलीब अब्बास साहिबा, आज भी इमरान खान साहब जो है वो खासे गर्जे बरसे हैं अपोजिशन के ऊपर। अपोजिशन ये कहती है कि चूंकि वो सियासी दबाव का शिकार हैं, लिहाजा वो उनके जो जारहाना लबो लहजा है ये अक्कासी कर रहा है कि वो प्रेशर में हैं और वो इस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। शुक्रिया जी। सबसे पहली बात ये कि ऑपोजिशन बेचारी खुद ही सारे अपनी चीजें जो है ना वो खुद डिनाई करती जा रही है। हम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। मतलब ये वो ऑपोजिशन है जो कह रही है कि इमरान खान साहब 15 साल से कंटेनर पे एक ही बात कर रहे हैं। अब कह रही है कि जी वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल वो बुख लाए हुए हैं। तो 15 साल पहले बिल्कुल सही कह रही है। 2011 का क्लिप आपकी चैनल ने भी लगाया, सबने लगाया, जिसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं ये सब इकट्ठे हो जाएंगे जब इनकी करप्शन पे हाथ पड़ेगा, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं इनका एक ही मोटो है, करप्शन के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। और मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा मौका ही कोई नहीं है कि 22 करोड़ अवाम देखे कि माशाल्लाह कैसे कैसे कौन कौन से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि इनको एक ही डर है। और वो डर क्या है कि खान इनको नहीं छोड़ेगा। मुशर्रफ ने छोड़ दिया, जरदारी ने नवाज शरीफ को छोड़ दिया, नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को छोड़ दिया और जरदारी को छोड़ दिया। इमरान खान इनको सबको जो करप्शन के साए तले एक हैं नहीं छोड़ेगा। और वही बात है हमारा जुडिशल सिस्टम जिसपे सब बेलों पे है। आज हमें वो इजाजत नहीं देता कि हम जल्दी और जल्द अज जल्द करप्शन के लोगों को पकड़ के उनको सजा दिलवाएं। जैसे ही हम उसमें तरमीम लाने की कोशिश करते हैं ये सब इकट्ठे होके हमें रोकते हैं। लेकिन ये इतना बेहतरीन मौका है, मैं कहती हूँ इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद ही कभी 22 करोड़ को हुई हो कि इनके सही चेहरे सामने आ जाए। आप देखें कि इनके पास क्या रह गया, इनके पास कुछ भी नहीं रह गया। इन्होंने 23 मार्च को मार्च करना था, कुछ नहीं किया। 1 साल हो गया है। दिसंबर में लास्ट 2020 में इन्होंने कहा था हम लॉन्ग मार्च करेंगे। आज मार्च है 2022, इनका जो लॉन्ग मार्च था वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया 23 मार्च का।
جو بلاول نے مارچ کیا وہ لانگ کیا شارٹ کیا وہ جلسی بھی نہیں تھی. رات بھی آپ نے دیکھا کیا مزہ خیز وہ تھا. جب ساری آپشنز ان کی ختم ہو گئی ہیں تو اب یہ ایک عدم اعتماد کو ٹرائی کر رہے ہیں, لیکن اس پہ بھی بلاول نے خود ہی عدم اعتماد کر دیا. ایک پروگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف بیٹھے تھے عمر ایوب صاحب, ایک طرف بیٹھے تھے خرم دستگیر صاحب, اور وہ اینکر جو تھے انہوں نے کہا جی لکھ کے دیں. عمر ایوب کو کہا کہ لکھ کے دیں کہ عدم اعتماد ناکام ہوگا, انہوں نے لکھ کے دیا. انہوں نے خرم دستگیر کو پوچھا آپ لکھ کے دیں, انہوں نے لکھنے سے انکار کر دیا. مجھے یہ بتائیں کہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ عدم اعتماد اپنے اوپر ظاہر کر چکے ہیں, تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ ٹھیک. یہ ایسا ان کا فال ہونا نا, وہ فال آف دا رومن امپائر آپ کو یاد ہے نا, یہ فال آف دا رومن امپائر سے فال آف دا پی ڈی ایم پی 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 ایم ایل این امپائر ہونا ہے, جو جس نے 30 سال اس ملک کو لوٹا ہے, جس نے ملک سے پیسہ لے کے باہر انویسٹ کیا ہے, جس کے اثاثے باہر ہیں, جس کی دولت باہر ہے, جس کا انٹرسٹ باہر ہے, جس کو یہ ڈر ہے, یہ سب آشکار ہو گیا. میرا خیال ہے اس سے اچھی کوئی اپرچونٹی. ٹھیک. کامران صاحب, آپ نے اندلیب صاحبہ کی گفتگو سنی. ایک انہوں نے کہا جی سب اکٹھے ہو گئے ہمارے خلاف, جوڈیشل سسٹم ٹھیک نہیں تھا جس کی وجہ سے سزائیں نہیں ہوئی, لیکن یہ جب ہم نے کوشش کی آپ سب اکٹھے ہو گئے. اور یہ فال آف رومن امپائر کیا چیز تھی, یہ فال آف پی ڈی ایم اور فال آف پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سے بڑا ہوگا. جو ان کا دل چاہے کہہ سکتے ہیں. آج جو جلسے میں انہوں نے باتیں کی ہیں عمران خان صاحب نے, عمران خان نیازی صاحب نے, یہ نہیں کہ میں آپ کہہ رہے تھے نا کہ گھبرائے ہوئے لگتے ہیں یا اس میں نروس سسٹم نہیں, یہ ان کی جو خاندانی تربیت ہے شاید اسی طرح سے ہوئی ہے. لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ اس طرح سے فضول باتیں کرنا اور عجیب عجیب. اللہ پاک اگر کوئی منصب دے تو اس منصب کی مطابقت میں آدمی اپنے آپ کو مینڈ کر لیتا ہے. تو ان کو 4 سال میں اس منصب کی مطابقت میں مینڈ کرنا بھی اپنے آپ کو نہیں آیا. تو لوگ ہمارے وزیر اعظم کے بارے میں کیا کہتے ہوں کہ 22-23 کروڑ عوام کا وزیر اعظم اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے ایک سابق صدر کے بارے میں, ایک وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ کے بارے میں, ایک اور جو نا سیاسی لیڈر کے بارے میں, اور اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے جس طرح کوئی جو نا تھڑے پہ بیٹھنے والا شخص ہوتا ہے. تو میں تو بڑا مایوس ہوں. میں ان لوگوں پہ مایوس ہوں جو اس جیسے شخص کو, جو اس جو کیپیسٹی کے شخص کو جو ہے نا وہ لے کے آئے تھے, اور جنہوں نے جو ہے نا اس کو آزمایا تھا کہ جی یہ کراؤڈ پلر ہے اور یہ جو ہے نا وہ ان کو نکال سکتا ہے. تو انفارچونیٹ ان کی ذہنیت کے اوپر بھی مجھے جو ہے نا افسوس ہے, اور اس شخص کی ذہنیت پہ تو ہے ہی ہے. کامران صاحب, اگر اس اب طرح جو کی باتیں لانگ کرنی مارچ ہے, اب وہ لانگ اس طرح مارچ کا اسٹیٹس کیا ہے, وہ انٹیکٹ ہے, 23 مارچ کو ہوگا یا اب اس کو ریویو کر رہے ہیں, لانگ مارچ نہیں ہوگا کیونکہ فوکس آپ نو کانفیڈنس پہ کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ان کو بہت جلدی جو نا اجلاس بلوا لینا چاہیے. اگر یہ 1-2-3 دن میں اجلاس بلوا لیتے ہیں اور اجلاس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ یہ موشن جو ہے وہ کیری ہو جاتی ہے اور اس کے جب بعد وزیر اعظم صاحب آ جاتے ہیں تو پھر تو لانگ مارچ کی ضرورت نہیں رہے گی. ان کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس 184 ہیں یا اس سے بھی شاید زیادہ ممبرز ہیں, تو ان کو جلد از جلد اجلاس بلوا لینا چاہیے تاکہ وہ جو نا اس غبارے سے بھی ہوا نکل جائے. بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک اچھی تجویز ہے میرے پاس کہ فوری طور پہ جو ہے نا وہ اجلاس بلوا کے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں اور اس میں 184 ممبرز شو کر دیں. یہ خود بخود انفرکچوس ہو جائے گی یہ موشن, اور بات ہی نہیں رہے گی. ساتھ لانگ مارچ بھی جائے گا. ویسے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اب ہم اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ اس کو مزید جو ہے نا کیونکہ یہ ڈیلے کریں گے تو پریشر بڑھانے کے لیے جو ہے نا وہ لانگ مارچ اور اس سے بھی بڑا لانگ مارچ جو ہے نا وہ آ جائے گا. مگر اس کو جو ہے نا سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن بائی دی پارٹی ہیڈز. لیکن آج کے دن تک 23 مارچ والا لانگ مارچ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے, وہی کال آج تک انٹیکٹ ہے. آج کے دن تک انٹیکٹ ہے. اگر اس میں کوئی پروگرام میں تبدیلی ہوتی ہے تو پارٹی ہیڈز بیٹھیں گے, یا اس میں پھر کم از کم جماعت کی سطح پہ, ہماری اپنی جماعت کی سطح پہ جو ہماری کیبنٹ ہے وہ بیٹھے گی. ٹھیک. نواز افتخار صاحب, آپ کے عوامی مارچ پر انہوں نے کہا جی وہ تو جلسہ کیا جلسی بھی نہیں کر سکے پیپلز پارٹی, اور جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کا حساب لیں گے. دیکھیں یہ بہت انٹرسٹنگ باتیں کرتے ہیں, اور آپ ان کے سنیں گے یہ لطیفے بازی اور یہ ان کا جو ہے جگت بازی یہ چلے گی ووٹ آف نو کانفیڈنس تک,
क्योंकि इन्होंने ज़हनी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर ली है और जो लब लहजा अपनाया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो बड़ा वाज़ेह है कि वो उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है और अब वो धमकियों पर और इस किस्म की गुफ्तगू जो मेरा ख्याल है एक प्राइम मिनिस्टर के मनसब की शान नहीं है। उन्हें ये ख्याल करना चाहिए कि अब वो अपोजिशन लीडर नहीं, कंटेनर पर नहीं, एक प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठे हैं। इस सीट पर कल किसी और ने भी आना है। इस मनसब का अपना एक तकद्दुस है जिसका उन्हें ख्याल करके चलना चाहिए और जो लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है उसमें ज़रा उन्हें एहतियात करनी चाहिए। और जहाँ तक हमारे लॉन्ग मार्च का ताल्लुक़ है, देखें जब हम कराची से वहाँ से रवाना हुए तो बड़े बड़े लोगों ने प्रिडिक्शंस की कि जनाब जब सिंध से ये पंजाब में दाखिल होगा लॉन्ग मार्च तो इसका टेम्पो टूट जाएगा, पंजाब में इन्हें रिस्पांस नहीं मिलेगा, इस किस्म की बातें। फिर देखा वो सारी प्रिडिक्शंस गलत साबित हुई कि पंजाब ने सिंध से ज़्यादा रिस्पांस दिया और यहाँ पर हर शहर में लोग जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल करने के लिए सड़कों पर आए और उनको खुश आमदीद का उन्होंने वो जज्बा, वो जोश जो था। और सर आज इमरान साहब ने कहा कि मेरे निशाने पे हैं, मेरा पहला निशाना जो है ना वो आसिफ जरदारी हैं, मेरे बंदूक के निशाने पे हैं। आपने खुद सुना इमरान? जी हाँ, वो उनका गुस्सा बड़ा वाज़ेह था कि वो शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं और वो ये समझ चुके हैं कि आसिफ जरदारी साहब ही ने सबको इकट्ठा किया है। और आज जो सूरत हाल है कि मुझे एक एक आदमी के दर पे जाना पड़ रहा है कि वो जो मैं अभी एक ट्विटर पे एक का वो देख रहा था कि वो उन्होंने मुख्तलिफ वो लगाई हुई थी तस्वीरें, कभी चौधरी साहबान के दर पर जा रहे हैं, कभी वो MQM के जा रहे हैं, कभी GDA वालों के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास, और ऊपर लिखा हुआ था कि डट के खड़ा है कप्तान। अच्छा। तो ये आजकल सारे लतीफ़े चल रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि पता नहीं क्यों उन्होंने वो तो कहते थे कि मैं आखिरी बॉल तक लड़ता हूँ, तो कह रहे हैं लड़ूंगा मैं, जी हाँ, मुझे कप्तान को पता है कैसे। मगर उन्होंने जो लबो लहजा अख्तियार किया वो तो एक शिकस्त खुर्दा आदमी का लबो लहजा है। अनलीब साहब, ये जो अब बात आ रही है कि जी PTI अपना हाउस इन ऑर्डर करे, आपके लोग जो हैं जो नाराज हैं स्पेशली पंजाब के अंदर, ये इसके ऊपर कोई पेशरफ्त हो रही है? क्योंकि आज वो जहांगीर तरीन ग्रुप के जो लोग हैं उन्होंने चौधरी परवेज इलाही साहब से भी इंटरेक्शन किया है, खुद भी उन्होंने बैठक की है, आप उनको मना रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं, उसका स्टेटस क्या है? और माइनस बोजदार की जो बात हो रही है उसके ऊपर कंसिडरेशन है कि चले आपके अपने लोग हैं, एक डिमांड है तो उस पर गौर करना चाहिए? देखिए अभी इन्होंने कहा कि जी जिस किस्म की जुबान इमरान खान साहब इस्तेमाल करते हैं ये उनकी तरबियत की माजियत की। एग्जैक्टली आप सोचें कि आप सच को सच कहते हैं तो कहते हैं कि सच कर रही है, सोचे अंदर ये लोग ये वैल्यूज सिखा रहे हैं हमारी कौम को, तो उस माशरे में तो फिर ये हाल होना ही। मतलब अगर चोर को चोर कहें तो वो गाली है, वो बदतमीजी है, क्योंकि ये आपस में इस करप्शन के साए नीचे एक दूसरे को तो कह नहीं सकते। सबके ऊपर केसेस है। जो हमारे वजीर आजम माशाल्लाह 3 टाइम के, वो सर्टिफाइड सुप्रीम कोर्ट के बेईमान बददियानत, उनपे मोहर लगी हुई है माशाल्लाह। बाकी जो हैं जो कब्जे ग्रुप है, जरा इनकी 2500 कैनाल एक और 450 कैनाल एक पूरा थद्दा आपके पास है कि जी किस किस ने कितना कितना कब्जा किया हुआ, किस किस दौर में केसेस चल रहे हैं इन पे। जब इनको पूछा गया नैब की तरफ से कि पैसे कहां से आए, तो इन्होंने कहा हम जत्था ले आएंगे और हम आके तोड़ देंगे नैब को। और मरियम ने तो तोड़ा पत्थर लेके जाके। ये इन लोगों को कह रहे हैं कि जी आप इनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आप सोचें ये इकट्ठे होके ये सारे जिनके पास 30 साल के ऊपर करप्शन सब कुछ है, एक नो कॉन्फिडेंस दे रहे ईमानदार आदमी के ऊपर कि चला जाए, क्योंकि ये ईमानदार आदमी रहा तो हम में से कोई नहीं बचेगा। आपने कभी ये देखा है? ये मैं सारे नाजरीन को पूछती हूँ कि बेईमान सर्टिफाइड सुप्रीम कोर्ट से बदबयान कह रहा है, सारी पार्टियों को बुला के कह रहे हैं कि जी एक ईमानदार आदमी जिसकी दुश्मन भी कसम खाता है उसको हमने निकाल दिया। ठीक है अंदलीब अब्बास साहब, मैं यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो फैसल अयाज जब्बाना साहब जो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के हैं, क्या मीटिंग्स हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, अंदरीब अब्बास साहिबा, कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे मेहमान हैं, मगर फैसल हयात जब्बाना साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन हैं, मुशीर वज़ीर आला पंजाब हैं। जब्बाना साहब, क्या हो रहा है? आज भी आपकी मुलाकातें हुई हैं, राब्ते हो रहे हैं, उन राब्तों का, मुलाकातों का स्टेटस क्या है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तरीन साहब के ग्रुप की अहमियत का जो है वो तमाम पार्टियों को अंदाजा हो चुका है कि जो तरीन ग्रुप उसकी जो तादाद है एमपीएस की, खासतौर पर एमपीएस के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा कि उसका अंदाजा जो है वो न सिर्फ जो है पीटीआई को इसका अंदाजा हुआ है, न सिर्फ पीएमएलएन, पीएमएलक्यू और ये इस बात का कर रहे हैं कि तरीन ग्रुप जो है वो इस वक्त डिसीजन पार पंजाब में करने की पोजीशन में है। कितने एमपीएस अब आपके साथ हैं फैसल साहब? अब इस वक्त तक आज देखिए 20 लोग तो वो हैं जो डे 1 से तरीन साहब के साथ हैं और आज तक खड़े हैं। बहुत सारे हमारे कुछ दो कॉलीग ऐसे हैं जो कि हमारे साथ राब्ते में हैं, और जिस तरह नकई साहब जो हैं वो लास्ट टाइम हमारी मीटिंग में वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी तरीन ग्रुप ज्वाइन कर लिया, और इस तरह और भी लोग हैं जो कि राब्ते में हैं, और 2-3 दिनों बाद मैं समझता हूं कि तादाद जो है वो काउंट जो है वो काफी बड़ा हो जाएगा। तो फैसल साहब, अब आज क्या नून लीग ने भी आपसे राब्ता किया है? परवेज इलाही साहब से भी आप लोगों का राब्ता हुआ है, पीपल्स पार्टी से, उन राब्तों की क्या अपडेट है? देखिए, तरीन साहब के ग्रुप के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने राब्ता किया, और उसकी बुनियादी वजह है क्यों ना राब्ता करते कि तरीन साहब के जो ग्रुप की तादाद है या हमारे ग्रुप की जो तादाद है वो ही पंजाब की डिसीजन जो है उसका डिसीजन वो तरीन ग्रुप के हाथ में है। यही वजह है कि चौधरी साहबान की तरफ से राब्ता किया गया, और क्योंकि वो हमारे ये बड़े भी हैं और काबिल एहतराम भी है, तो हमने मुनासिब नहीं समझा कि चौधरी साहब हमारी तरफ तरीन साहब के घर तशरीफ लेके आए। अगर वो होते तो वो जरूर आना चाहते थे, लेकिन हमने कहा कि क्या चौधरी साहब ने ये बात रखी है फैसल साहब के उनकी सपोर्ट की जाए वजीर आला पंजाब के लिए? वो क्या वो खुद कैंडिडेट हैं? देखिए, जो तरीन साहब जो आज चौधरी साहबान की तरफ हमारी मीटिंग उसका जो क्या कहते हैं प्रेस रिलीज है वो आ चुका है, और जो सियासी तौर पे इन हालात में जो बातें होती हैं वो भी डेफिनेटली वहां पर डिस्कस हुई। अंदलीब साहब, ये फैसल जब्बाना साहब की जो बात जो मैंने आपके सामने भी रखी थी कि जो नाराज लोग हैं इनके साथ एंगेजमेंट का क्या स्टेटस है पीटीआई का? इसके साथ हमारी कंसल्टेशन जारी है। हमारी पार्टी बहुत जमहूरियत में बिलीव करती है, बहुत खुल के डिस्कशन होती है, डिसएग्रीमेंट होती है, और जैसे हमने कहा इन्होंने भी कहा कि ये अपनी जो है। अंदलीब साहब को दोबारा जरा मिला लीजिएगा, मैं कामरान साहब से वो बात रख लूं जो अंदलीब साहबा ने कही थी कि ये सब लोग इमरान खान साहब के खिलाफ इसलिए हो गए क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी हैं, और अब लोग मिल के एक ईमानदार शख्स को आउट करना चाहते हैं। कामरान साहब, इस पे आप कर दें। देखिए, अपने तई तो हर आदमी कह सकता है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। अगर अंदलीब साहब इमरान खान साहब को बहुत ईमानदार कह रही हैं तो मैं कह रहा हूँ कि मौलाना साहब बहुत ईमानदार शख्स हैं, मैं खुद बहुत ईमानदार हूँ, तो क्या फिर जो है ना उसके लिए मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, या मौलाना साहब जो है ना उसके लिए जो है ना फिर उनको भी प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, फिर हमें से भी कोई ईमानदारी के नाम पे? इसके लिए हर चीज़ के लिए अपनी एक क्वालिफिकेशन है। जरदारी साहब क्या कहीं पे कन्विक्टेड है? अगर नहीं है तो फिर प्रिजम्पशन क्या होगी कि वो ईमानदार है। शहबाज शरीफ कन्विक्टेड है? आंसर ये है कि नहीं ईमानदार है। अगर एक एलिगेशन नवाज शरीफ के खिलाफ है तो वो जो है ना वो अकामे का जो है ना वो निकाल के और उसके ऊपर जो कुछ हुआ है वो बहरहाल हमारी जुडिशल हिस्ट्री का जो है ना एक ऐसा बाब है कि जिसके ऊपर जो है ना जितनी भी उंगलियां उठाई जाएंगी वो उसके ऊपर जो है ना रहेंगी बसद एहतराम, मगर ये जो है ना बहुत कोई अच्छा बाब नहीं है। मौलाना साहब के ऊपर कोई ये इन्होंने जो मर्जी जो उनके मुंह में आता है फरमा देते हैं। हमें तो इस तरह की तरबियत नहीं है कि इस तरह की बात कर सकें, मगर ये मौलाना साहब पे कोई केस है? आंसर है कि नहीं है। हमारे किसी साथी पे कोई केस है? नहीं है। 4 साल इनको गुजर गए,
4 سال میں تو ہم پہ کیس بنا سکتے تھے، ہم کو جو ہے نا وہ اب جوڈیشل سسٹم کا رونا رو رہے ہیں، وہ تو اس کے قانون میں لکھا ہے 30 آپ ایسا جو ہے نا ثبوت جو ہے نا ثبوت کے ساتھ آتے کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمارے پاس کچھ کہنے کو ہوتا ہی نہ اگر ہم نے واقعی کچھ کیا ہوا ہے۔ تو جب اگر کوئی چیز نہیں ہے، برا وہ ہے صرف جو کنوکٹ ہو چکا، اور یا جو وہ اس سسٹم کے اندر جو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر الٹیمیٹ کورٹ سے جو ہے نا اس کو کوئی سزا ہو چکی، اس کو آپ برا کہہ سکتے ہیں، اس کو چور کہہ سکتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کو احترام دوں گا، کیونکہ جو ہے نا انلیس کے کانٹریری پروو ہو آپ انوسینٹ ہیں، آپ پارسا ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کامران صاحب، یہ جو کل چودھری برادران چودھری شجاعت صاحب تشریف لائے ہیں، تو اب انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ریویو انہوں نے اپنی پالیسی پہ کیا ہے، وہ حکومت کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، کیا ہے اس معاملہ؟ کل شجاعت صاحب کا آنا آؤٹ آف دی باکس بیچ میں لگ رہا تھا کہ معاملات ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، تو وہ کیا دوبارہ رابطے جوڑے ہیں انہوں نے؟ چودھری صاحب کی اور مولانا صاحب کی دوستی ہے، بہت اچھی دوستی ہے، پرانی دوستی ہے، اور تعلق جو ہے نا ان کے والد کے زمانے سے ہے، مفتی صاحب کے زمانے سے یہ تعلق چلا آ رہا ہے۔ اور مولانا صاحب نے پھر اپنی درخواست، کچھ ایسی باتیں ہوئی تھی جس کو جو ہے نا وہ پھر جس سے نون لیگ والے افینڈ ہوئے تھے دوست۔ ظاہر ہے اگر آپ نے کسی کے گھر میں کمٹمنٹ کی ہے کھانا کھانے کی یا جانے کی، تو وہ اگر نہ جائیں تو لوگ سوچتے ہیں اس حوالے سے، اور ہم درمیان میں آپ ہمیں کہہ لیں کہ اس معاملے میں جو ہے وہ ملانے کے جوڑنے کے معاملے میں ہم سہولت کار تھے، تو ظاہر ہے ہمیں بھی جو ہے نا اس میں شرمندگی یا گھبراہٹ کے ہم بھی شکار ہوئے، تو وہ انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے، تو وہ اس سے رجوع کرنے کے لیے کہ جی غلط ہو گیا، میرا خیال ہے جو میں سمجھ پایا ہوں یہی بات تھی۔ پھر ہم نے اپنی بات جو ہے نا پھر اس کی تجدید کی ہے کہ جی آپ کا جو ہے نا ان حالات میں ملک کے مفاد میں نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ان کو کندھا دیتے رہیں یا ان کو چلاتے رہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پہ غور کریں گے، اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے کوئی کمٹمنٹ گورنمنٹ سے نہیں کی ہے۔ آج بھی میں ان کے پارٹی کے دوستوں کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ تھا، موجود تھا، اور جو مجھے جو وائبز آئی ہیں وہ پازیٹیو وائبز آئی ہیں۔ اس میں اب اس سے زیادہ میرا خیال ہے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیا یہ بات درست ہے کامران صاحب کے شجاعت صاحب نے مولانا صاحب کو کہا کہ ہمیں دوبارہ دعوت نامہ بھجوا دیجئے، اب ہم جانے کے لیے تیار ہیں شہباز صاحب کے کھانے پہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ نہ بھی کہیں تو شہباز صاحب کو دل بڑا کرنا چاہیے۔ پھر میں ایک بات وہ دہراؤں گا اپنی کہ اللہ پاک اگر منصب دیں، وہ ایک بہت کام والی ہمارے یہاں عورت تھی، تو اس نے جو ہے نا یہ بات ہمیں سمجھائی تھی بچپن میں کہ اللہ اگر کوئی کرسی دے تو اس کرسی کی جو ہے نا اس کا بھرم رکھا کرے، تو اس میں یہ ہم سب کے لیے، آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، جب عہدے ملتے ہیں تو اس کا بھرم اس کے لیے اس کی مطابقت میں جو ہے نا ان قریب آپ چودھری برادران کو شہباز شریف صاحب کے گھر میں دیکھ رہے ہیں، یہ میں کہہ دوں اس طرح سے؟ انشاءاللہ یا وہ ان کے گھر آ جائیں گے یا وہ ان کے گھر چلے جائیں گے، اس سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، اس سے کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ علیف صاحب، آپ کی بات ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، اگر مجھے فرما دیجیے گا، آپ نے ذکر کرنی تھی کنسلٹیشن پروسیس کا پارٹی کے اندر کا۔ جی، میں نے کہا کہ ہماری کنسلٹیشن بالکل جاری رہتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مطلب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں ان سے اگری کرتی ہوں کہ ایک خاتون نے ان کو کہا کہ جی کرسی کا منصب دیکھنا چاہیے، بالکل دیکھنا چاہیے، لیکن ساتھ کرسی پہ بیٹھ کے لوٹ مار نہیں کرنی چاہیے، پھر ساتھ بیٹھ کے اکٹھے ہو کے، اور یہ کہنا کہ جی ایک ایماندار آدمی کو یہ اتنے سارے اکٹھے مل کے گرانا چاہتے، کس وجہ سے؟ مطلب انہوں نے اکانومی کا کہا 5.5% ریٹ ہو گیا، گروتھ ریٹ ہو گیا، انہوں نے انفلیشن کا کہا ساری دنیا پرائسز جو ہے وہ 250-300 روپے پہ لے گئی ہے ایکسچینج ریٹ اگر ایک کرے۔ پاکستان میں ہم نے پرائسز نیچے کر دی، 140 پہ رکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی کورونا میں یہ ان کے سارے کھڑے ہو کے میرے ساتھ نیشنل اسمبلی میں کہہ رہے کہ وزیر اعظم کو قاتل ہے، اس نے کورونا میں مار دیا، اس کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے۔ آج پاکستان اگزامپل ہے کورونا کا، بل گیٹس آ کے NCOC میں بیٹھا ہوا سیکھ رہا ہے اور ایڈمائر کر رہا ہے کہ اسٹڈی بنا دی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے۔ آج پاکستان میں سب سے زیادہ آپ کو احساس راشن کے ذریعے ڈسکاؤنٹ پہ آٹا چینی دال مل رہی ہے۔ مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف ایک ہے کہ انہوں نے جو کرپشن کے سائے کلے ایک ہے، ہم ایک ہے، ٹی ویوں میں بھی ہم ایک ہے، میں اکیلی بیٹھی ہوں، مجھے پتا یہ سارے اٹیک کریں گے میرے پہ،
مجھے پتا ہے. نہیں، نہیں. اور یہ کنونس کریں گے کہ جی یہ جو ہے چور کو چور کہنا گالی ہے، ہم نے گھر سے بدتمیزی احترام ہے، سیکھا ہوا ہے. بدتہذیبی ہے. یہ ان کا ساروں کا 30 سال کا انہوں نے نچوڑ ہے. اور یہ کبھی بھی میں آپ کو بتاؤں اس سے بہتر اپرچونٹی کوئی نہیں ہو سکتی کہ یہ بالکل سارے اکٹھے ہو کے ہاں میں ہاں ملائیں. اور بالکل اب ایکسپوز ہو گیا. آپ جا کے دیکھیں باہر سڑکوں پہ لوگ کیا رہے ہیں ان کے بارے میں. چلے میں نواب زادہ صاحب وہ کہتے ہیں اب آپ نے سب چیزیں ٹھیک ہے، اکانومی ہم نے گروتھ کر دی ہے، کرونا کا مقابلہ ہم نے کر لیا، سڑکوں پہ جا کے دیکھیں لوگ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں، ایک تو مجھے ہمدردی ہے جو ان کی آج کل ذہنی کیفیت ہے. دوسرا، جہاں تک یہ کرپشن کی بات کر رہی ہیں، دیکھیں یہ آٹا سکینڈل ہو گیا، چینی سکینڈل ہو گیا، ادویات کا سکینڈل ہے، بی آر ٹی سکینڈل ہے، مالم جبہ سکینڈل ہے، یا رنگ روڈ کا سکینڈل ہے، فورن فنڈنگ کیس کے سکینڈل ہیں. اچھا پھر انہیں آپ چھوڑیں، جو خود خان صاحب کنٹینر پہ ہمیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بتاتے رہ گئے، اور میرے خیال قوم کو بہت کم پتہ تھا ایمنسٹی انٹرنیشنل کا، انہوں نے ہی یہ سبق سب کو ہوتا ہے. آج وہی ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ 75 سال میں سب سے کرپٹ ترین حکومت ہے یہ. ٹرانسپیرنسی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اگر جس کا خان صاحب خود کنٹینر پہ بار بار بات کرتے تھے، تو اگر وہ انہیں کرپٹ ترین حکومت کہہ رہی ہے تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس قسم کے دعوے یہ کر رہے ہیں. وہ یہ ساری باتیں جو ایک پریشر ہے ان کے اوپر، اور جو یہ اب انہیں اندازہ ہو گیا کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، تو وہ تو کہتے ہیں ڈینٹ آپ کی طرف لگ جائے گا. آپ کے کچھ بندے ہمارے ساتھ رابطے میں کچھ ہیں، آپ اپنی جو کہتے ہیں نا وہ مرغی جو سنبھال کے رکھتی ہے اپنے بچوں کو، تو آپ اپنے پروں کے نیچے بندے کریں. جس طریقے سے یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور ایک کو مناتے ہیں، دوسرا روٹ جاتا ہے، دوسرے کے پاس جاتے ہیں، پہلے والا بھاگ جاتا ہے، پہلے والے کے پاس ادھر اب وہ شٹل کاک بنے ہوئے ہیں. اسلام آباد سے لاہور، لاہور سے اسلام آباد، اسلام آباد سے کراچی، اب پھر سنا ہے کہ کل پھر وہ لاہور جا رہے ہیں. تو اس قسم کا انہوں نے وہ جو ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان والی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب لطیفے بھی چل رہے ہیں وہ سارے، تو بٹ کے کھڑا ہے کبھی ادھر اور کبھی ادھر. جی ہاں سارا. تو عدلیب صاحبہ وہ کہتی پریشانی یہ ہے کہ شٹل کاک بنے ہوئے پرائم منسٹر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، انٹیکٹ رہیں گے آپ کے لوگ اور آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ؟ دیکھیں پہلے یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کو خبر ہی کوئی نہیں، وہ بنی گالا میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ باہر سے نہیں نکلتا. اب اگر وہ ساری کنسلٹیشن کرے اس پہ بھی مسئلہ ہے. مسئلہ صرف پرائم منسٹر سے ہے. ان کو میں آپ کو بتا رہی ہوں عمران خان سے ان کو مسئلہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان ان کی 30 سال کی لوٹی ہوئی دولت اور ان کے سارے جو انہوں نے اس قوم کو کنگلا کر دیا ہے وہ ان کو معاف نہیں کرے گا. مشرف نے ان کو معاف کر دیا، زرداری نے نواز شریف کو معاف کر دیا، نواز شریف نے مولانا کو معاف کر دیا، مولانا نے نواز شریف کو معاف کر دیا. عمران خان کبھی بھی ان کو نہیں معاف کرے گا. اور ان کو لگ رہا ہے کہ یہ انہوں نے 3.5 سال لٹکا کے نکال لیے ہیں. اب ان کی باری آ گئی ہے. یہ اس کرپشن کے سائے تلے ایک ہے ان پہ ہم پورا. آپ کے جو لوگ ہیں، جو ناراض لوگ ہیں، آپ ان کو منا لیں گے، اتحادیوں کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھ لیں گے، آپ اس میں آپ کو کامیابی نظر آ رہی ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ پہلا موقع نہیں ہے. میں نیشنل اسمبلی میں بیٹھتی ہوں، 4 بجٹ، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کم از کم 15 دفعہ وہ جو اسینشل بلز تھے جس پہ یہ ہمارے اپوزنگ تھے، جس پہ انہوں نے پروگراموں میں ہزارہ پروگراموں میں آ کے دعوے کیے کہ اس دفعہ ان کے بندے پورے نہیں ہونے. ان کے اپنے بندے 20 25 پورے نہیں، حتیٰ کہ یوسف رضا گیلانی غائب ہو گئے پچھلی دفعہ، آپ کو یاد ہے نا؟ لیڈر بھی بھاگ گئے. ایک لیڈر تو ان کا باہر بھاگ گیا ہوا ہے جو اتنا ایماندار ہے، جو جس کے اوپر مطلب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے، کنوکٹڈ ہے سرٹیفائڈ ہے. اس پہ بیٹھ کے امیجن کریں، یہ تو خود وکلا کمیونٹی سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو سپریم کورٹ کے جج تھے وہ انہوں نے غلط فیصلے دیے اور وہ ملے ہوئے تھے. کین یو بلیو اٹ کہ یہ اس حد تک گئے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو تھا وہی صحیح نہیں تھا، کیونکہ ان کے جو لیڈر ہیں وہی صحیح نہیں تھا اور یہ اتنے انوسنٹ ہے. تو یہ واپس آ کے کیوں نہیں پیش ہوتے، کیوں نہیں نیبوں پہ جاتے، کیوں پتھر لے کے جاتے اور جتھے لے کے جاتے؟ چلیں یہاں ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। अंदरीब अब्बास साहिबा, सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, नवाबजादा इफ्तिखार साहब मेरे मेहमान हैं। लास्ट सेगमेंट है, वक्त जरा कम है। कामरान साहब, जो अंदरीब साहिबा का पॉइंट है, 4 बजट मंजूर करा लिए, हर बार आपने कहा मंजूर नहीं होने देंगे, कानून साजी हुई, आपने कहा मंजूर नहीं होने देंगे, सेनेट में अक्सरियत थी, आप उसके बावजूद बार बार शिकस्त खाते रहे। इस बार क्या अनहोनी होनी है जिसकी वजह से यकीन कर लिया जाए कि नहीं, अब की बार आप कामयाब होंगे? इनको बैसाखियों की मदद हासिल थी, अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो बैसाखियां इनके साथ नहीं है, और ये इस हद तक चले गए हैं कि वो जिस सहारे पे आए थे उसको उस सहारे के भी पीछे पड़े हुए हैं, और उसके भी जो है ना हवाले से जो है ना इनके मामला जो है ना वो खराब करने के, मजीद खराब करने के चक्कर में जो कोशिशें जो इनकी तरफ से उधर उधर माफी तलाफी की हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि कोई वजह नहीं है कि फिर जो है ना कि मेजॉरिटी जो है वो बरकरार ना रहे, और इतनी ओवरवेलमिंग किस्म की मेजॉरिटी होगी कि ये जो इनके जो स्पीकर साहब जो इरशाद फरमा रहे हैं बाबर अवान साहब कि स्पीकर साहब ये कर देंगे, स्पीकर साहब वो कर देंगे, इस तरह से रोकेंगे, उस तरह से रोकेंगे, वो नया जूरिस्प्रूडेंस जो वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मेरा ख्याल है वो इनके काम नहीं आएगा। वो इतनी ज्यादा जो ना वाज़ेह फर्क होगा कि फिर जो ये इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप देख लेंगे। कामरान साहब, आपको मतलब आप ये कहते हैं कि आपकी जो वोट होंगे वो 172 से कहीं ज्यादा होंगे, इशारा आपका इस तरफ है? वो बहुत ज्यादा होंगे। देखिए 1, 2, 4 के फर्क को शायद निकाला जा सकता है, वो जो शार्प प्रैक्टिसेस जो है ना वो जिस तरह से ये सेनेट में हुई थी, और जो सेनेट में जो ना उस तरह से कि जी ये रिजेक्ट, ये मंजूर, ये नामंजूर, और इस तरह से वो कर दिया, और फिर उसके बाद जब मामला कोर्ट में गया तो उन्होंने कहा कि जी विद इन हाउस है मामला, ये सारा जो ना इस किस्म की जो ना प्लानिंग इनकी यही है। मगर वो जब फर्क इतना बहुत बढ़ जाएगा तो फिर इनके बस की बात नहीं रहेगी। और सिंपल मेजॉरिटी से कामरान साहब कितना फर्क होगा वोटों का आपके एक अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि आप सारे मामलात में इन हैं? रिक्वायर्ड से जो है ना वो 10-12 ज्यादा होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी बात है कि जी ये जेयूआई के जी एक एमएनए का राब्ता हो गया, फलाना हो गया, आपके अपने मेंबर इंटैक्ट हैं? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अपने बंदे कम हो जाए? उसका नाम तो बता देना। जेयूआई के एक मेंबर का अगर राब्ता हो गया तो मुझे तो फिर अपनी वाइफ पे शक हो रहा है, वो भी मैंने। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, कामरान साहब तो कहते हैं जी 10-12 ज्यादा होंगे, क्या सूरत हाल है? क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी वाले में तो वो हो गया, मगर अब हुकूमत कहती है जी 10-10 करोड़ की ऑफर आ रही है, 20 इशारा आपकी तरफ है कि जरदारी साहब की तरफ से ऑफरें आ रही हैं। देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक टीवी चैनल पर इन्हीं के एक एमपी की सुन रहा था, पीटीआई के, तो उन्होंने कहा है कि जनाब हमें खान साहब बताएं कि जब हमने आपको ज्वाइन किया था, वो आज़ाद लड़के गाल बनाए हैं, और उन्होंने कहा कि जी जब हम आपको ज्वाइन, आपने हमें कितने पैसे दिए थे। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ अपने आप को एक वो कर रहे हैं, बाकी हकाइक जो हैं वो इसके बरक्स हैं। आपने गिलानी साहब के इलेक्शन में देख लिया कि जब असम्बली में वोटिंग हुई तो इनके कितने लोगों ने गिलानी साहब को वोट दिया। तो एक ताल्लुक भी है, फिर गिलानी साहब एक शरीफ आदमी है, अपने दौर इक़्तिदार में उन्होंने तमाम को, चाहे अपोजिशन थी या गवर्नमेंट, उन्होंने सबको ओबलाइज किया था। और फिर ये तमाम जो इनके पास आज मिनिस्टर्स हैं, ये सब गिलानी साहब की काबीना के मिनिस्टर थे। रुपए पैसे की अमल दखल नहीं होगा आपके ख्याल में? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा कोई अमल दखल नहीं होगा जी। कोई ना आप खरीदने की कोशिश करेंगे, ना कोई बोली नहीं जी, हमें खरीदने की जरूरत नहीं है कि लोग 10-10 करोड़, 15-15 करोड़, 18 करोड़ की ऑफरें दे रहे हैं आप। वो तो बकौल इनके ना जी, ठीक कि ये आप ये क्या कहें कि इनकी नाहली, इनकी नालायकी की वजह से लोग जा रहे हैं। अली साहब, एक शॉर्टली मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ये फॉरेन अफेयर चूंकि आप कमेटी को भी हेड करती हैं उस कौमी असम्बली में, ये जो बात आ रही है बैरूनी साजिश, गैर मुल्की एजेंडा, इस पे जरा इलेबरेट कर दें, क्या है? मतलब ये तासुर दिया जा रहा है कि जी चूंकि वो रशिया के दौरे पे चले गए, इस वजह से शायद अमेरिका और यूरोप उनसे नाराज होकर उनकी गवर्नमेंट टॉपल करना चाहता है, ये बिहाइंड द माइंड है पीटीआई की लीडरशिप के अंदर? देखिए, ये तो कोई नई बात नहीं है। आपको पता ही है कि हमारे जो नेबरहुड में हमारे नेबर्स हैं, वो तो उनकी तो वो डिसइंफॉर्मेशन लैब पे जो पकड़ी गई थी, EU डिसइंफॉर्मेशन लैब पे 15 साल से लगे हुए हैं वो। 15 साल से दहशतगर्दी, और उनके पीछे इजराइल है, उनके पीछे बहुत सी बैरूनी ताकतें। ये कोई नई बात नहीं है, और वो पाकिस्तान को कभी भी मुस्तहकम नहीं देखना चाहते। अब अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कोरोना में पाकिस्तान एग्जाम्पल हो गया है,
पाकिस्तान ने एक प्राइसेस कंट्रोल कर लिए, जबकि सारी दुनिया में प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो फिर मुझे बताएं ये ऑपोजिशन जो है इसको क्या मसला है? या तो हमारे नेबर्स को मसला है क्योंकि वो पाकिस्तान को बड़ा होते नहीं देख सकते, या हमारे इनको मसला है क्योंकि आप याद रखें कि इनके भी असासे बाहर हैं कि टीटियां कहाँ से आई हैं, मुझे बताएं कि ये फ्लैट कहाँ से आए हैं, मुझे बताएं वो सरे मल कहाँ से आया था, वो जो फ्रेंच विलास थे वो कहाँ से आए थे, आपको भी पता है। तो ये अपोजिशन की मूवमेंट के पीछे आपको इंटरनेशनल एजेंडा या इंटरनेशनल जो कोई कॉन्स्पिरेसी और या लिंकेजेस नजर आती हैं, यानी इसके ऊपर आपका फर्म बिलीव है? बिल्कुल बिलीफ है, बिल्कुल बिलीफ है। आपको पता ही है कि अफगानिस्तान के जरिए, ईरान के बॉर्डर के जरिए, बहुत सी और जगह, क्योंकि हमारे पास कोरस बॉर्डर्स हैं, तो वहाँ स्पॉन्सर्ड टेररिज्म तो पिछले 12 साल से है। और अब जबकि पाकिस्तान जिसको कहते हैं एक ताकत की सूरत में उभर रहा है, हाईएस्ट ग्रोथ रेट है, पूरे रीजन में किसी ने ऐसा कोरोना मैनेज नहीं किया और इकोनॉमी मैनेज नहीं की जितनी पाकिस्तान ने की है। क्लाइमेट चेंज में हमारा एग्जाम्पल दिया जा रहा है बोरिस जॉनसन से। बिल गेट्स जो है वो हमसे सीखने आया कि हमने कोरोना कैसे मैनेज किया है। तो मुझे बताएं किसको आग लग रही है? चलें कामरान साहब, ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी शॉर्ट कमेंट, और फिर मैं एक बात आपसे पूछूंगा प्रोग्राम कंक्लूड करना है। वो हाफिज साहब एक मखसूस टानिक इस्तेमाल करें तो उसके बाद इस तरह के लिंकेज जो है ना वो नजर आते हैं, इंटरनेशनल एजेंडा नजर आता है, लिंकेज जो है ना सियासी पार्टियों के जो है ना वो दूसरे मुल्कों के साथ नजर आते हैं। देखिए सियासी पार्टियां, वो भी इस तरह की सियासी पार्टियां, हम अपने मुल्क के साथ कमिटेड हैं, हमने यहाँ पे रहना है, हमको इस मुल्क ने इज्जत दी है अल्लाह के बाद, हमारा ताल्लुक जो है ना, हमारी मिट्टी ये है, तो हमारा जो है ना अगर ये इस तरह से दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुक जोड़ दिया जाए तो इससे छोटी बात, इससे छोटी ज़हनियत हो नहीं सकती। ऐसे लोगों की भी ज़हनियत जो है ना, ये ऐसे लोगों को भी जो है ना लिंकेज जो है ना ये बाहर मिलवा देते हैं जो इस मुल्क के सरबराह रहे हैं, या चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं, या मुल्क के सरबराह रहे हैं, या सूबों के को उन्होंने हेड किया। तो ये बहुत बुरी बात ये मुझे एक ये फरमा दीजिएगा कि ये अगर अब तहरीक एतमाद कामयाब हो जाती है तो जो गवर्नमेंट बनेगी उसकी मुद्दत 1 से 2 माह होगी, 1 माह ही होगी, या क्या है? इसका कोई टाइम फ्रेम रखा है, डेडलाइन इसकी? सर देखो, इसके पीछे जो थ्योरी ये है कि हम अवाम के वोट का हक अवाम को वापस कर दें। इस बात पे, इस एक नुक्ते पे ये सारी पार्टियां मुत्तहिद हैं। तो अवाम को वोट का हक वापस करने के लिए हमको 3 से 4 माह रिक्वायर्ड होंगे, इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगी, ताकि फिर गपला ना हो, और उसके बाद फिर हम आपस में इलेक्शन लड़ेंगे। ये उसके बाद ये ना कोई कहे कि हम आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी नून के मुकाबले में लड़ रही है, नून JUI के मुकाबले में लड़ रही है, JUI जो है दूसरी किसी और पार्टी के मुकाबले में लड़ रही है। हम सिर्फ एक बात पे 3 से 4 माह टाइम फ्रेम आ गया ये कामयाबी की सूरत में। कामरान साहब, अगर नाकाम हो जाती है तो फिर असम्बलियों से इस्तीफा ही ऑप्शन होगा अपोजिशन के पास, आप एग्री करते हैं? मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए, आप एक बात आज सोचते हैं, आज आप एक बात को मुनासिब समझ रहे हैं, मुमकिन है कल के वो हालात में वो मुनासिब ना हो, तो उसमें फिर मुशावरत के बाद जो है वो सियासी पार्टियां वो बहते पानी की तरह होती है, सियासी पार्टियां उसके ऊपर फिर नया जो है ना लाए अमल मुरतब करती हैं, और इसी तरह से लाए अमल नया होगा। कल को ये ऑप्शन होता है अपोजिशन असम्बलियों से इस्तीफे का, तो अब पीपल्स पार्टी की बात मानी गई है तहरीक एतमाद पे, तो असम्बलियों वाले इस्तीफे के ऑप्शन पे पीपल्स पार्टी कंसीडर जरूर करेगी? जी नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी का पहले दिन से स्टैंड यही रहा है कि हम असेंबली के अंदर रहकर जो भी आईनी ऑप्शंस हैं हम वो इस्तेमाल करेंगे, और इससे बाहर हम कोई गैर कानूनी, कोई गैर आईनी इकदाम नहीं उठाएंगे। तो हमारा स्टैंड पहले दिन से यही था, और आज भी मैं आज के दिन तक यही है। कल अगर नहीं, कल भी हमारा स्टैंड, ये जो हमारा स्टैंड है हम उसी पर। और हमें खुशी है कि तमाम पार्टीज हमारे साथ, हमारे स्टैंड पर हमारे साथ हैं। अदलीब अब्बास साहिबा, नवाबजादा इफ्तिखार साहब, कामरान मुर्तजा साहब, फैसल अयाज जब्बाना साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।